रागिनी रह रहकर उस अधेड़ उम्र के शख्स की तरफ देखे जा रही थी। रागिनी बहुत कंफ्यूजन में थी। इस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अधेड़ उम्र का शख्स कौन था और क्यों उसे हमेशा इस तरह से कमरे में बंद करके रखा जाता है। एक बार फिर उसका ध्यान नीचे गिरी हुई अनन्या की तरफ गया। आपको चोट कैसे लगी? रागिनी झट से अनन्या को सहारा देते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगी। वो न जाने कैसे ये चेयर फिसल गई। अनन्या ने रागिनी के आगे झूठ बोल दिया, लेकिन रागिनी को अनन्या की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। अनन्या ने सहमी सी नजरों से वसुंधरा की ओर देखा, जबकि वसुंधरा इस वक्त रागिनी को बेहद गुस्से से घूरने लगी। वसुंधरा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मना करने के बाद भी रागिनी यहाँ तक कैसे पहुंची। अच्छा, चलिए उठिए। रागिनी उसे सहारा देते हुए उठाने की कोशिश में लग गई। बड़ी मुश्किल से उसने अकेले ही अनन्या को वापस चेयर पर बैठाया। इसके साथ ही बीच बीच में रागिनी की नजर बेड पर पड़े असहाय से उस शख्स पर जाकर टिक रही थी, जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन जुबान से एक भी लफ्ज नहीं निकल रहा था। जो कहना था मैंने कह दिया, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। वसुंधरा ने अनन्या को आंख दिखाते हुए कहा, तुम दोनों नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। इतना कहते हुए वसुंधरा वहां से जाने लगी, लेकिन तभी वहां पर आरव पहुंच गया। क्यों नहीं जाएंगे ये लोग? आरव ने वसुंधरा की ओर देखते हुए सवाल किया और फिर वो अंदर आकर अनन्या के सामने खड़ा हो गया। अब जाकर उसकी नजर रागिनी पर पड़ी। रागिनी से नजर मिलते ही आरव एक बार के लिए असहज हो उठा। वसुंधरा आरव की ओर देखकर बात बनाते हुए बोली, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि वहाँ फंक्शन होगा तो इन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होगा और फिर अनन्या को कोई मुश्किल नहीं होगी। आरव ने वसुंधरा की तरफ एक नजर देखा और फिर आगे बोला, और अगर कोई मुश्किल होती भी है तो भी वो हमारे साथ जयपुर जाएंगे। ये पापा है मेरे और ये मेरी बहन है। आप सोच भी कैसे सकती हैं कि इन दोनों को मैं यहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? आरव ने जवाब दिया और फिर वो एक नजर रागिनी की ओर भी देखने लगा। रागिनी बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उसने ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि यहाँ इस कमरे में अकेले बंद पड़े रहने वाला ये शख्स आरव का पिता है। वो अब बड़े ध्यान से कभी आरव की तरफ देखती तो कभी बेड पर पड़े उसके डैड की तरफ देखने लगती। रागिनी के लिए सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि आखिर क्यों आरव के डैड को यहाँ इस कमरे में बंद करके रखा जाता है। मैंने सबके साथ डैड और अनन्या के लिए ऑलरेडी फ्लाइट टिकट्स बुक करवा दिए हैं। दादाजी भी पापा और अनन्या से मिलना चाहते हैं और किसी का भी हक नहीं बनता कि वो एक बेटे को अपने बाप से दूर रखे। आरव ने वसुंधरा को दो टूक जवाब दिया और फिर वो तुरंत ही वहां से निकलकर बाहर चला गया। आरव के जाने के बाद वसुंधरा ने एक नजर अनन्या की तरफ देखा और फिर तुरंत ही वहां से बाहर निकल गई। वसुंधरा को चिढ़कर जाते देख अनन्या और रागिनी दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए। अनन्या, एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगी? रागिनी ने बेहद सकुचाते हुए अनन्या से सवाल किया। नहीं भाभी, बुरा क्यों मानूंगी? आप बोलिए। आपके पापा यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? मेरा मतलब वो सबके साथ भी तो रह सकते हैं। रागिनी का सवाल सुनकर अनन्या थोड़ी इमोशनल हो गई। उसने किसी तरह से खुद को संभालते हुए जवाब दिया, पापा को बीच बीच में दौरे आते हैं। वो डर कर चीखने चिल्लाने लगते हैं और कभी कभी तो वो इधर उधर भागने भी लगते हैं। इसलिए छोटी माँ ने उन्हें यहाँ रखा हुआ है। उनकी दवा भी चलती है। भैया बताते हैं कि माँ की मौत के कुछ दिन बाद से ही पापा की तबीयत बिगड़ने लगी थी और कुछ सालों बाद उनकी हालत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें इस कमरे में बंद करना पड़ा। अनन्या की बातें सुनकर रागिनी को एक झटका सा लगा। अब जाकर रागिनी को एहसास हुआ कि पिछली रात जब उसने आरव से इस बारे में जिक्र किया था तो वो चुप क्यों हो गया था। जब अनन्या रागिनी को ये सब कुछ बता रही थी तो उस वक्त रागिनी की नजरें बेड पर लेटे हुए आरव के डैड पर ही टिकी हुई थी। वो भी इस वक्त बड़ी मासूमियत भरी नजरों से रागिनी की ओर देखे जा रहे थे।
अपनी बात खत्म होने के बाद अनन्या ने एक ठंडी आहट छोड़ते हुए कहा, चलो भाभी, अब हमारे निकलने का भी टाइम हो रहा है, पापा को भी रेडी करना है। एक मिनट, रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर अनन्या की चेयर छोड़कर वो तुरंत ही उसके डैड के पास पहुंच गई और फिर उसने डैड के पैर छूकर उनके हाथ को अपने सिर पर फेर लिया। ये देखकर अनन्या और ज्यादा भावुक हो गई, उसकी आंखें नम हो उठी। अब चलो, रागिनी ने वापस आकर अनन्या की व्हील चेयर को ढकेलते हुए कहा और फिर दोनों वहां से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद पूरी मेवाड़ फैमिली एक साथ एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। विकी पहले ही गाड़ी से निकल चुका था। आरव के डैड और अनन्या को संभालने के लिए आरव घर के 2 सर्वेंट्स को भी जयपुर ले जा रहा था। हालांकि रागिनी खुद भी अनन्या को संभालने में लगी हुई थी। रागिनी अपनी लाइफ में पहली बार फ्लाइट में बैठने जा रही थी। उसके लिए ये सफर काफी चैलेंजिंग होने वाला था। हालांकि आरव को पहले से ही पता था कि यहाँ रागिनी अपनी एक्टिविटी से शक के घेरे में आ सकती है, इसलिए वो शुरू से ही सजग होकर चल रहा था। एयरपोर्ट पर होने वाले एंट्री से लेकर सिक्योरिटी चेक तक हर जगह वो बड़ी चालाकी से रागिनी को निकालता जा रहा था, ताकि किसी को ये शक न हो कि रागिनी पहली बार फ्लाइट में बैठने जा रही है। रागिनी अभी सिक्योरिटी चेक करके वहां से बाहर निकल ही रही थी कि तभी वसुंधरा की नजर रागिनी के हाथ में पड़े, उसके आधार कार्ड पर पड़ी। कुछ देर तक आधार कार्ड हाथ में रखने के बाद रागिनी ने अपना आधार कार्ड ऊपर की पॉकेट में डाल दिया। रागिनी का आधार कार्ड नजर में आते ही वसुंधरा का दिमाग ठनक उठा। अगर मुझे इस लड़की की सच्चाई जाननी है तो फिर ये आधार कार्ड मुझे लेना ही होगा, मन ही मन वसुंधरा खुद से बोली और फिर मन ही मन रागिनी का आधार कार्ड हासिल करने की तरकीब सोचने लगी। तुम्हारी सीट वहाँ है। योगिता ने रागिनी को पीछे की सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ पर आरव और मेरी सीट है। योगिता रागिनी की तरफ देखकर बेहद अजीब ढंग से मुस्कुराए जा रही थी, जबकि रागिनी बिना कुछ कहे वहां से पीछे की सीट की तरफ जाने लगी। अभी रागिनी वहां से जा ही रही थी कि तभी वसुंधरा जानबूझकर उसके रास्ते में आकर उससे भिड़ गई और फिर उसने रागिनी के बैग पर हाथ मारते हुए उसे नीचे गिरा दिया। रागिनी अभी नीचे झुककर अपना बैग उठाती, उससे पहले ही वसुंधरा नीचे झुक गई और उसने चुपके से रागिनी के बैग से उसका आधार कार्ड बाहर निकाल लिया। उसी वक्त रागिनी भी नीचे झुककर अपना पर्स उठाने लगी। तभी उसने वसुंधरा के हाथ में कुछ देखा। रागिनी ने वसुंधरा से पूछा, ये आपके हाथ में क्या है? वसुंधरा रागिनी की बात सुनकर शॉक रह गई। रागिनी ने नोटिस कर लिया था कि वसुंधरा अपने हाथ में कुछ छुपा रही है। ये आपके हाथ में क्या है? रागिनी ने वसुंधरा की ओर थोड़ी संदेह भरी नजरों से देखते हुए सवाल किया। मेरे हाथ में तेरी बर्बादी का सबूत है, वसुंधरा मन ही मन खुद से बोली। कुछ भी तो नहीं। वसुंधरा ने झट से रागिनी का आधार कार्ड छुपाते हुए कहा और फिर वो झट से अपनी सीट पर बैठ गई। वसुंधरा के चेहरे की हड़बड़ाहट को देखकर रागिनी ने ये अंदाजा लगा लिया था कि जरूर वसुंधरा उससे कुछ न कुछ छुपा रही है। वैसे भी आज जब से उसने वसुंधरा को अनन्या के साथ बुरी तरह बिहेव करते देखा था, तब से ही वसुंधरा उसकी नजरों से गिर गई थी। वसुंधरा को लेकर उसके ख्याल अब बिल्कुल बदल चुके थे। रागिनी भी चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। अभी वो सीट पर बैठी ही थी कि उसे सामने से आरव आता हुआ दिखाई दिया। हाय आरव, योगिता उसे देखते ही बोली और फिर तुरंत ही वो अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई। आरव की सीट जस्ट उसके बगल में ही थी। नहीं, यहाँ तुम बैठो, वो सुमन बैठेगी यहाँ अनन्या का ध्यान रखने के लिए। आरव ने दूसरी साइड में बैठी अनन्या की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर अनन्या की केयर टेकर सुमन को योगिता के बगल में बैठने का इशारा कर दिया। योगिता आरव का मुंह देखती रह गई और आरव उसके सामने से ही पीछे की तरफ चला गया। योगिता चिढ़कर रागिनी की तरफ देखने लगी। आरव चुपचाप आकर रागिनी के ठीक बगल में बैठ गया। उधर वसुंधरा काफी एक्साइटेड होकर चुपके से रागिनी का आधार कार्ड निकालकर देखने लगी और कार्ड देखकर वो बिल्कुल दंग रह गई। एक
एक बार के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। रागिनी के आधार कार्ड में उसके घर के एड्रेस के जगह पर मुंबई के मेवाड़ मैंशन का एड्रेस लिखा हुआ था और उसके पिता के नाम की जगह पर पति का नाम आरव लिखा हुआ था। आरव ने रागिनी के आधार कार्ड और यहाँ तक कि उसके सभी पर्सनल आईडी कार्ड्स में भी उसका एड्रेस और बाकी सारी डिटेल्स बदलवा दी थी ताकि कोई भी ये ना जान सके कि रागिनी पहले किसी चौल में रहती थी। आखिर इसको अपना एड्रेस बदलने की इतनी भी क्या जल्दी थी? वसुंधरा मन ही मन सोचने लगी, तो खुद की पहचान छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक ना एक दिन मैं तेरी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगी। वसुंधरा वापस अपनी सीट से उठी और फिर रागिनी के पास पहुंच गई। रागिनी, ये लो, तुम्हारा आधार कार्ड गिर गया था। वसुंधरा ने रागिनी की तरफ उसका कार्ड बढ़ाते हुए कहा। रागिनी भी हड़बड़ाई हुई नजरों से वसुंधरा की तरफ देखने लगी। आरव भी रागिनी की तरफ थोड़ी नाराजगी भरी नजरों से देखने लगा। ये आपके पास कैसे आया? रागिनी ने लपक कर अपना आधार कार्ड वसुंधरा के हाथ से लेकर वापस अपने बैग में रख लिया। गिरा दिया था तुमने, लेकिन परेशान मत हो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। वसुंधरा ने चेहरे पर बेहद अजीब से मुस्कान लाते हुए व्यंग से भरे लहजे में जवाब दिया और फिर वो वापस अपनी सीट पर चली गई। कुछ देर बाद फ्लाइट के टेक ऑफ का टाइम हो चुका था। फ्लाइट में अनाउंसमेंट स्टार्ट होने के साथ ही धीरे धीरे फ्लाइट रनवे की तरफ बढ़ने लगी। इसके साथ ही रागिनी की धड़कन भी तेज होने लगी। वो अपनी जगह पर बिल्कुल मूर्ति की तरह जमकर बैठी हुई थी। अभी तक तो उसकी घबराहट को किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन जैसे ही प्लेन ने रनवे पर स्पीड भरी और टेक ऑफ करना शुरू किया, रागिनी का शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर जकड़ लिया। अभी डरी सहमी सी रागिनी अपनी आंखें बंद करके किसी तरह से खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो सकपका उठी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ये हाथ आरव का था। उसने बड़ी नरमी से रागिनी का हाथ पकड़ रखा था ताकि उसकी घबराहट कुछ कम हो सके। रागिनी दंग होकर आरव की ओर देखने लगी। उसके शरीर में मानो हजारों तितलियां सी उड़ने लगी। अब उसे घबराहट और डर का अनुभव होने के बजाय एक अजीब सी एक्साइटमेंट होने लगी थी। चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी और वो बड़े ध्यान से आरव की ओर देखने लगी, जबकि आरव चुपचाप सामने की तरफ देख रहा था, मानो उसने कुछ किया ही ना हो। भाभी बस अभी घर नहीं पहुंचे हैं हम, सारा रागिनी को छेड़ते हुए बोली। झट से रागिनी ने आरव का हाथ छोड़ दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो उठा। वो मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे करके बैठ गई। अब तक प्लेन भी नीले आसमान को चीरता हुआ हवा में गोते लगाने लगा था। फ्लाइट के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जैसे ही सब लोग एयरपोर्ट से बाहर आए, वहां पर रागिनी और आरव के स्वागत के लिए हवेली के नौकरों की टीम पहले से ही मौजूद थी। ढोल और नगाड़े की धुन में रागिनी और आरव का माला पहनाकर वेलकम किया गया। एयरपोर्ट से घर तक जाने के लिए वहां पर कई सारी गाड़ियां सजी खड़ी थी। सब एक एक करके गाड़ी में बैठने लगे। बड़े भाई साहब और नई भाभी के लिए राजा साहब ने खास गाड़ी भेजी है, हवेली के करता धरता रतन ने आरव और रागिनी की ओर देखते हुए कहा और फिर अगले ही पल फूलों से सजी हुई एक विंटेज कार आरव और रागिनी के सामने खड़ी हो गई। ये कार शायद 40 या 50 के दशक की थी। उसके पहिए अभी भी तीलियों वाले ही थे। उस विंटेज कार को देखते ही सारा खुशी से उछल पड़ी। ओ, दादाजी की पहली गाड़ी, ये तो भैया की फेवरेट कार है। उस कार को देखकर आरव के चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी दिखाई पड़ रही थी। एक पल के लिए वो अपनी बचपन की यादों में खो गया। जब वो जयपुर आया करता था तब उसके दादाजी अक्सर इसी कार में बैठाकर उसे घुमाने ले जाते थे। तब वो उनसे इस कार को चलाने की जिद करता था, लेकिन दादाजी कहते थे कि जब तुम बड़े हो जाना तब इसे चलाना। लेकिन बड़े होने के फेर में आरव की जिंदगी में वो तूफान आए कि उसे कभी इस कार को हाथ लगाने तक का मौका नहीं मिला। काफी दिनों से वो कार गैरेज में ही पड़ी थी, लेकिन आज आरव के आने की खुशी में दादाजी ने फिर से उस कार को जिंदा करने के साथ ही आरव के बचपन को भी जिंदा कर दिया था। चाबी मुझे दो, आरव ने गाड़ी के ड्राइवर को इशारा करते हुए कहा और फिर झट से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। 1 मिनट भाई साहब, इस गाड़ी में आपको अकेले नहीं जाना है।
राजा साहब का हुक्म है कि हवेली की नई मालकिन भी आपके साथ इसी गाड़ी में आएगी। रतन ने मुस्कुराते हुए आरव से कहा और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए रागिनी को भी बैठने का इशारा कर दिया। आरव बेहद खुश होकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी और संतुष्टि का भाव दिखाई दे रहा था। इतने दिनों में आज तक रागिनी ने आरव को कभी भी इतनी खुशी में नहीं देखा था। आरव को यूं खुश देखकर रागिनी को भी एक अलग ही खुशी मिल रही थी। थोड़ी ही देर में आरव की गाड़ी जयपुर एयरपोर्ट से निकलकर पहाड़ी रास्तों को तय करते हुए हवेली की तरफ बढ़ने लगी। सुनसान रोड पर आरव ने गाड़ी की स्पीड काफी तेज कर दी थी। अभी वो इस सुनसान रास्ते को पार कर ही रहा था कि पीछे से एक ट्रक ने तेज हॉर्न दिया। उसने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से वो ट्रक आरव की गाड़ी के ठीक पीछे आकर चलने लगा और फिर से तेज हॉर्न उसके कानों में पड़ी। फिर आरव ने ट्रक को रास्ता देने के लिए अपनी कार साइड में करते हुए जोर से ब्रेक लगा दिया, लेकिन उसके ऐसा करते ही वो ट्रक भी उसकी गाड़ी के पीछे रुक गया। आरव को कुछ समझ में नहीं आया। परेशान होकर उसने फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उस ट्रक ने पीछे से उसकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी।